हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज हमारा चैप्टर है, आज हम एक फुल फ्लैश वीडियो बनाने वाले हैं जो कि आपका पूरा चैप्टर कवर करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसकी बोर्ड में वेटेज है बेटा कंप्लीटली 3 मार्क्स की और सबसे छोटा चैप्टर यही है हमारा बोर्ड का। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। सो मैं आज इसका आंसर देने आता हूं, आप देना चाहता हूं। उसका आंसर है बेटा आपका लूकस पास्कोली। लूकस पास्कोली इज एन इटालियन पर्सन हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। और एक इसी के साथ मेरा क्वेश्चन है, आपका सब्जेक्ट अकाउंट होता है, अकाउंटेंसी होता है या अकाउंट्स होता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्रॉपर वे में डालिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अकाउंट लिखते हैं, अकाउंटेंसी लिखते हैं, अकाउंट्स लिखते हैं। तो इनमें भी मैं आपको डिफरेंस क्लियर करूंगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है तीनों ही टर्म्स में। ठीक है, तो बेटा ये टाइम ज्यादा वेस्ट ना कर, तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहले जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, Financial analysis consists in separating fact according to some definite plans, arranging them in groups according to certain circumstances, and then presenting them into convenient and easily read and understandable form. It means जो बेटा जो हमारी बैलेंस शीट होती है और हमारी प्रॉफिट एंड लॉस होता है या फिर इनकम स्टेटमेंट होती है, उसे इस तरह अरेंज किया जाता है जिससे कोई पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर उसको अंडरस्टैंड करके एनालाइज कर सकता है और अपना डिसीजन ले सकता है कि टू इन्वेस्ट द money in a company or not invest the money in a company. This is a financial statement. ठीक है, आई होप मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होती है। बात करते हैं, इसी को मैं आपको हिंदी में बताता हूँ बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होती है? जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, जैसा कि आपकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। कंपनी केस में हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, वही चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती थी। तो बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली दो चीजें हैं आपके सामने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके सामने दो चीजें हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, यहाँ पर आपके पास दो चीजें होती हैं। एक तो होती है बैलेंस शीट होती है एक, दूसरा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बेटा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। कंपनी के केस में हम इसको टर्म करते हैं इस इनकम स्टेटमेंट, इट इज क्लियर, या प्रॉफिट ऑफ इनकम इन स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ये वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ करता था। ये यहाँ पर आपका इनकम स्टेटमेंट है। विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट हम एनालाइज करते हैं कि उस कंपनी में डिसीजन ले सकते हैं, उस कंपनी की स्टेटमेंट को एनालिसिस करके कि इन्वेस्ट करे या मनी या ना करे, वो कंपनी अच्छी है बुरी है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के एसेट्स ज्यादा है तो कंपनी अच्छी है, किसी कंपनी की लायबिलिटीज ज्यादा है तो कंपनी बेकार है। सिमिलरली कैपिटल ज्यादा है तो अच्छी है, कैपिटल कम है तो बेकार है। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे उसके अंदर होता है, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर का बड़ा है तो कंपनी अच्छी है। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जिन्हें हम एनालाइज करके एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, ये कंपनी अच्छी है या बेकार है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई होप आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्लियर हो चुका होगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टूल्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसे टूल्स भी कह सकते हैं। व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहले मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करना चाहता हूं। ये क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। मैं बेटा जी 12th वालों आपके लिए एक इजी सी ट्रिक देता हूं। जो आपकी 3rd वाली बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, जो भी उसके अंदर चैप्टर हैं वो सारे के सारे टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। जैसा कि आपने टर्म फर्स्ट में अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा था, तो बेटा रेशियो एनालिसिस एक टूल्स है, ठीक है। सेकंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली दो प्रकार की होती है, ठीक है। बैलेंस शीट कितने प्रकार की होती है? दो, कंपैरेटिव कॉमन साइज। सिमिलरली इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिव कॉमन साइज। तो बेटा आपके पास मेनली 4 टूल्स हो जाते हैं, 4 + 1 5 टूल्स, जो कि टर्म फर्स्ट में हमारा रेशियो एनालिसिस भी था। तो सबसे पहले आप बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, सबसे पहले आपके पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दो प्रकार की यहाँ पर, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, इट इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी दो प्रकार की होती है,
कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देन अकाउंटिंग रेशियो या फिर रेशियो एनालिसिस कह सकते हैं। जब हम पढ़ा था कि करंट रेशियो, CA/CL, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो हमें टर्म फर्स्ट में चैप्टर पढ़ा था, वो भी एक टेक्निक है। हम किसी कंपनी के रेशियो से एनालिसिस करके भी हम रेशियो से भी एनालिसिस कर सकते हैं टू इन्वेस्ट द मनी इन अ कंपनी और नॉट। एक चैप्टर जो हमारा टर्म 2 में है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आपका एक टूल्स है और आपने ये थर्ड बुक में पढ़ा भी होगा। इन ब्रीफ मैं आपसे बस एक ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ भी नहीं रखना, आपको ये याद रखना कि जो हमारी थर्ड बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर, उनके नाम लिख के आ जाओ बेटा, ठीक है। आपने भाई देखो ध्यान से, कंपैरेटिव कॉमन साइज इस बार पढ़ रहे हैं आप, अकाउंटिंग रेशियो टर्म फर्स्ट में पढ़ा, कैश फ्लो आप पढ़ रहे हैं सेकंड टर्म में, ठीक है। तो ये हमारी टेक्निक्स है, टूल्स है किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, आपको याद हो चुका होगा। तो अगर टूल्स वाला क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखने वाले हैं, व्हाट आर टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपकी एक बैलेंस शीट हो जाती है, बैलेंस शीट में इसका बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में भी कंपैरेटिव और कॉमन, ये दोनों फॉर्म में मिल सकती है आपको। कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इट इज क्लियर, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सिमिलरली स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट होती है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं हम यहाँ पर कंपनी के केस में, इनकम स्टेटमेंट, चाहे वो आपकी बेटा कॉमन हो, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जो आज हम करने वाले हैं इसी वीडियो में, इसी तरह कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। थर्ड वन, ये आपका बेटा आपका कैश फ्लो, शॉर्ट में CFS बोलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें आपने पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक आपका चैप्टर जो फर्स्ट टर्म में था हमारा, अकाउंटिंग रेशियो कह सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, रेशियो एनालिसिस। तो बेटा ये हमारे टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इट इज क्लियर। अब मैं आपको बेटा बेसिकली बताने वाला हूं कि जो हमें टर्म फर्स्ट में कवर करना है वो क्या कवर करना है, ठीक है। जो हमें टर्म फर्स्ट में टर्म सेकंड में जो कवर करना है, जो हमें 3 मार्क्स के लिए पेपर में देखने को मिलने वाला है, जो आपका एग्जाम आ रहा है ये, ठीक है, 30 जून 2022, 13 जून को आपका एग्जाम है अकाउंट्स का, ठीक है। तो उसमें जो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है वो कहाँ से पॉसिबल है, इस चैप्टर से सीधा हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो को प्रॉपरली देख लेते हैं तो आई एम श्योर आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की। हेडिंग डाल लीजिए प्लीज, आप प्रॉपर नोटबुक लेके बैठे, प्रॉपर पेन लेके बैठे, एक एक चीज को लिखिए जो आपको मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है। कुछ चैप्टर में हम कुछ ये करने वाले हैं बेटा, जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल चैप्टर है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर हमारे पास 2 बैलेंस शीट करनी है हमें यहाँ पर, बैलेंस शीट, इसी तरह हमें इनकम स्टेटमेंट करनी है, इनकम स्टेटमेंट, इट इज क्लियर। बैलेंस शीट में बेटा ये देखिए ध्यान से, आप एक बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एक होगी हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। एक नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना करता था, लेकिन इस बार एक नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए एक एक टर्म्स की, राइट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में एक वर्ड है कि पूछा जाता है कि कॉमन साइज बैलेंस शीट में किसको कॉमन बेस माना जाता है। अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, आप कॉमन बेस का मीनिंग समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। कॉमन, तो बेटा कॉमन बैलेंस शीट में इट मींस कॉमन साइज बैलेंस शीट में कॉमन बेस जो होता है टोटल एसेट्स, ठीक है, लिख लेते हैं यहां पर। कॉमन बेस जो होगा यहां पर वो आपका बेटा कॉमन बेस टोटल एसेट्स होगा या फिर टोटल लायबिलिटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट इज वेरी हेल्पफुल। सेकंड इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसी तरह इनकम स्टेटमेंट होती है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेटा जी आपको ये तो पता लगे कि बैलेंस शीट में जो कॉमन बेस होता है वो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी होती है।
सिमिलरली ऐसे ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में कॉमन बेस क्या होता है। तो बेटा जी यहाँ पर जो कॉमन बेस रहने वाला है आपका, जो कॉमन बेस रहने वाला है आपका यहाँ पर, वो आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्या है बेटा जी? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज नेट सेल्स। दिस इज नेट सेल्स ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी की क्या होती है बेटा जी? नेट सेल्स होती है। नेट सेल्स को ही हम कहते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड क्वेश्चन यहां से एक अराइज और हो जाता है, वो क्वेश्चन ये होता है, विच स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज 100% स्टेटमेंट। तो 100% जो होता है वो कॉमन साइज स्टेटमेंट का ही नाम है। इट इज ऑल्सो नोन एज 100% स्टेटमेंट। आपको मैं क्लियर करूंगा कि इसे 100% स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है, बट आप अभी इसे स्टिल ऐसे ही याद रखिए। आई विल टेल यू, आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। प्लीज जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा चीजें अच्छी क्लियर समझ में आएंगी आपको, लेकिन अभी आपको याद रखना कि 100% स्टेटमेंट या 100% साइज स्टेटमेंट किसको कहा जाता है? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को कहा जाता है। तो बेटा जी अब हम फाइनली क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। देखिए ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है? आपको एक डेटा गिवन होगा बेटा यहां पर, ये आपका पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं, ये यहां से लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर, फिर ये हमारे पास 2 साल का डेटा गिवन होगा, लाइक 2019 2020 2020। देन पहले आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बताते हैं, फिर हमें क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चीजों को कि स्टेप बाय स्टेप हमें चीजों में क्या करना है। ये पर्टिकुलर है आपका, पर्टिकुलर। सबसे पहले बेटा जी आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा यहां पर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स, राइट। यहां पे मान लेते हैं बेटा ये आपकी ₹4 लाख है। 2019 में जो हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख की है, और यहां पर 5 लाख की मान लेते हैं। इट इज क्लियर। सेकंड आता है हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो होती है एक कंपनी की वो इनकम होती है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन वाला होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब सामान को बेचा तो बेटा इनकम है। इसमें हम ऐड कर देंगे अदर इनकम्स, अदर इनकम। बेटा अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी इनकम है और अदर इनकम्स बाकी दूसरे तरीके से कोई इनकम जनरेट होती है तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। यहां पर ले लेते हैं बेटा ₹1 लाख और यहां लेते हैं ₹2 लाख। इट इज क्लियर, ठीक है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं मेरे बच्चे, तो ये बन जाती है आपकी टोटल इनकम। ये क्या बन जाती है आपकी? टोटल इनकम, टोटल कमाई। तो इस केस में ये 2019 में हो जाती है 5 लाख, 2019 में हो जाती है 5 लाख, ठीक है। और 2020 में हो जाती है बेटा ₹7 लाख। इट इज क्लियर। अब देखते हैं आगे की ओर। अब बेटा टोटल इनकम में से अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर घटा देता हूं, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर अगर मैं घटा देता हूं, ठीक है, लेस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं बेटा जी यहां पर 2 लाख है और यहां पे 3 लाख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर मैं टोटल अकाउंट में, आप जानते हैं कि जो अमाउंट ब्रैकेट में होता है वो नेगेटिव होता है। अगर हमें टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंडिचर घटा देता हूं तो एक अमाउंट आएगा, इसको हम बोलने वाले हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, पीबीटी। तो इस केस में ये होता है 3 लाख, 5 लाख माइनस 2 लाख, इट इज 3 लाख। सिमिलरली 7 लाख माइनस 3 लाख, इट इज 4 लाख। इट इज क्लियर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब इसमें से टैक्स घटा देंगे बेटा हम, लेस टैक्स, टैक्स पे कर देते हैं। मान चलिए बेटा परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज में मानते हैं बेटा ये आपका 20% है। तो बेटा 3 लाख का 20% होता है 60,000, जो कि हमें घटाना है, और 4 लाख का 20% होता है 80,000। इट इज क्लियर। अगर मैं टैक्स घटाने के बाद, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, अगर मैं टैक्स घटा देता हूं तो ये हो जाता 2,40,000, 2,40,000, और ये हो जाता 3,20,000। इसे बोलते हैं पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले आपको बेटा चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो या फिर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो, आपको ये स्टेटमेंट जो है, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सीक्वेंसली आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स, फिर उसमें हमें ऐड कर देना है अदर इनकम्स। अदर इनकम्स जोड़ने के बाद दोनों को जोड़ दे, दोनों इनकम है तो टोटल इनकम बन जाएगा। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर अगर मैं घटा देता हूं तो ये बन जाता है बेटा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट में पीबीटी। पीबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक ही बात है बेटा, ये आपका पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इट इज क्लियर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब प्रॉफिट ये बिफोर टैक्स है तो टैक्स पे कर देते हैं, लेस टैक्स पेड, तो ये आता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे ईएटी बोलते हैं काफी लोग, अर्निंग आफ्टर टैक्स, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं जो वो टैक्स प्रॉफिट जो टैक्स देने के बाद बचा, हमें यही फाइंड करना होता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन की बात हुई। हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में करना क्या है, सबसे पहला कॉल हमें बेटा एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज निकालने का फॉर्मूला जो है वो आपका है करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 2019 और 2020 पहले, और ए और बी, पहले क्या आएगा, 2019 आएगा, 2020 आएगा, 19 आएगा, तो ए पहले आएगा, बी पहले आएगा, ए पहले आएगा। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है उसे हम ए बोलते हैं, और जो हमारा करंट ईयर होता है उसे हम बी बोलते हैं। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला जो होता है बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब हो गया बेटा करंट ईयर की वैल्यू में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू घटा दीजिए। अरे बड़ा ही आसान है। तो 5 लाख माइनस 4 लाख, इट इज 1 लाख। इट इज क्लियर, बड़ा ही आसान है। सिमिलरली 2 लाख माइनस 1 लाख, ये भी 1 लाख हो गया। फिर नीचे आ जाते हैं 7 लाख माइनस 5 लाख, ये होगा आपका 2 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख, ये आपका 1 लाख हो जाता है। 4 लाख माइनस 3 लाख, ये भी आपका 1 लाख हो जाता है। अरे ये 1 कैसे लिख रहा है, 1 लाख ऐसे हो जाता है, राइट। सेकंड 80,000 माइनस 60,000, इट इज 20,000। लास्ट 320 माइनस 240, इट विल बी 80,000। इट इज क्लियर। तो बेटा जी आपको मैंने सिखाया कि एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, हमें करंट ईयर की वैल्यू और प्रीवियस ईयर की वैल्यू गिवन होगी। सबसे पहले हमें कॉलम बनाना होगा एक एब्सोल्यूट चेंज का, बी माइनस ए करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। जैसे 5 लाख में मैंने 4 लाख घटाया, 2 लाख में से 1 लाख घटाया, 7 लाख में से 5 लाख घटाया, 3 लाख में से 2 लाख घटाया, बी माइनस ए। तो एब्सोल्यूट चेंज निकालना बड़ा ही आसान है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें निकालना था परसेंटेज चेंज। क्या निकालना होता है बेटा जी, परसेंटेज चेंज। दिस इज द लास्ट कॉलम। ठीक है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से बेटा जी। आप इसकी परसेंटेज निकालते हैं जो टैक्स वाली है, 20,000 अपॉन 60,000, इट इज 1/3। 1/3 का मतलब होता है बेटा आपका 33.3%, 33.3%। दिस इज लास्ट, जो हमारी लास्ट की परसेंटेज है। देखिए बेटा कैसे निकलेगी आपकी, 80,000 अपॉन 2,40,000, 80,000 ऊपर रखता हूँ, 240 नहीं सकता हूँ, तो ये 1/4 हो जाता है। 1/4 का मतलब होता है 25%। मैं बेटा क्या कर रहा हूं, जो एब्सोल्यूट चेंज है उसे ऊपर रख रहा हूं, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू कर रहा हूं, इनटू 100 कर रहा हूं। तो इस तरह जैसे मैं आपको एक निकाल के देता हूं, पीएटी का निकाल के देता हूं। जैसे हमारा एब्सोल्यूट चेंज है 80,000 इनटू प्रीवियस ईयर वैल्यू 240 डिवाइड इनटू 100,
80,000 एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड प्रीवियस वैल्यू इनटू 100। तो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो ये 1/4 हो जाता है, यहाँ 4 होगा और आपका ये 1 होगा। 4 अगर इस 100 को काटता 25 आता है तो यहाँ पे 25% हो गया। आई होप आपको ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, जैसे कि हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं तो मैं साथ साथ चाहता हूं कि आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बता दूं। बेटा ये रूल सारे के सारे सेम हैं, जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यू गिवन होगी। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आपको 2 साल का डेटा होना आपके पास बहुत ही जरूरी है। कंपेयर, बेटा कंपेयर कब कर पाते हैं, जब हमें पास दो चीजें हो कम से कम, राइट। ठीक है, कभी सिंगल ईयर के डेटे में आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने करा एब्सोल्यूट चेंज निकाला, परसेंटेज चेंज निकाला, वैसे ही हमें बैलेंस शीट में भी करना है। ये तो इनकम स्टेटमेंट थी, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या होंगे, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ टर्म फर्स्ट में एक बैलेंस शीट याद करी होगी। शेयर होल्डर फंड था हमारा, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट शेयर होल्डर फंड में आता था। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, इस तरह जो हार, मतलब जो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा एज इट इज गिवन होगा। फिर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक एब्सोल्यूट चेंज और एक आपका परसेंटेज चेंज। वही तरीका फॉर्मेट फॉलो करना है, कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर आप इजीली कर लेंगे। बस अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गया, तो आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी समझ में आ गए। बस ये आपके जो आइटम्स है ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की। तो बेटा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में किन बातों का ध्यान रखना, अगर आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आ गई तो आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट भी आ जाएगी। तो ध्यान समझिए बेटा, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में क्या है बेटा, यहां पर आपके पास 2 साल का डेटा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास 2 साल का डेटा तो आप इंडिविजुअली अलग अलग निकाल सकते हैं, 1 साल का तो भी निकल जाएगा। ठीक है, कंपैरेटिव में 2 साल का डेटा होना बहुत जरूरी होता है। सेम फॉर्मेट है बेटा इनकम स्टेटमेंट का, बस जो निकालने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर अगेन हमारा ये प्रीवियस ईयर है, मान लेते हैं 2015, ये 2016 है, और थर्ड कॉलम जो यहाँ पे आता था पर्टिकुलर में वही चीजें होंगी हमारे पास जैसे हमारे पास पहले थी। पर्टिकुलर में सबसे पहला पर्टिकुलर जो होगा हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा जो कि हमारे नेट सेल होती है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसकी वैल्यू लेता हूं मैं बेटा 7 लाख, इसकी ले लेते हैं 10 लाख। ठीक है, फिर अदर इनकम्स होती है हमारी, अदर इनकम्स को जोड़ लेते हैं। अदर इनकम्स में क्या होता है बेटा जी हमारा, जैसे कि मान लेते हैं 2 लाख है, और आपका ये वाला ये आपका 3 लाख है। अगर बेटा मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड कर देता हूं तो ये आती है हमारी बेटा टोटल इनकम। व्हाट इज दिस, टोटल इनकम। टोटल इनकम की बात करते हैं, 7 + 2 इट इज 9 लाख। पहले की तरह कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल सेम। इधर ये हो जाता है बेटा आपका 13 लाख। फिर बेटा जी हमें टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंडिचर्स को घटा देना है। टोटल एक्सपेंडिचर्स होंगे हमारे पास, गिवन होगा, ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल सीक्वेंसली याद रखना है। टोटल एक्सपेंडिचर्स यहां पे होते हैं बेटा, ये मान लेते हैं 3 लाख, और यहां मान लेते हैं बेटा 5 लाख। लेस करने का मतलब अकाउंट में क्या होता है, जो भी अमाउंट हमें लेस करना है, नेगेटिव करना है, तो उसे हमें ब्रैकेट के अंदर शो करना है। तो बेटा टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर अगर मैं घटा देता हूं तो ये आती है हमारी वैल्यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब वो प्रॉफिट जो टैक्स देने से पहले है। 9 लाख में से 3 लाख जाता तो ये हमारा 6 लाख बच जाता है। सिमिलरली यहाँ पे 13 में से 5 जाता तो यहाँ 8 लाख बच जाता है। इट इज क्लियर बेटा। लेस टैक्स, क्योंकि ये प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से हमें क्या घटा देना है, टैक्स। टैक्स का एक परसेंटेज ले लेते हैं, मान लीजिए परसेंटेज गिवन थी आपको एट द रेट 30%। इट इज क्लियर। 30% इसका बेटा कितना होगा, 6 3 80, 1,80,000। 8 लाख का 30% कितना होगा, 8 3 24, 2,40,000। इट इज क्लियर। ठीक है, अगर मैं बेटा टैक्स घटा देता हूं
तो बेटा जो हमारा प्रॉफिट आने वाला है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, अगर टैक्स घटा देते हैं तो टैक्स घटाने के बाद जो है उसे बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी। और हमें यही फाइंड करना होता है, या तो हम इसे पीएटी बोल सकते हैं या फिर ईएटी बोल सकते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इट इज क्लियर। 6 लाख माइनस 180 इट इज 4,20,000। इट इज क्लियर। सेकंड 8 लाख माइनस 240, 8 में से 2 गया 6 और 4 ज्यादा 5,60,000। इट इज क्लियर। ये हमें क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन होगा, अगर आगे पीछे गिवन नहीं होते हैं, मतलब सीक्वेंसली गिवन नहीं होते, तो वी नीड टू अरेंज, राइट। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको ये सीक्वेंसली गिवन हो, अगर गिवन नहीं है तो आपको इसको इसी फॉर्म में याद रखना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम्स इक्वल टू टोटल इनकम होता है। टोटल इनकम में से आपको हटा देना है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर अगर हटाते हैं तो आता है पीबीटी। पीबीटी स्टैंड फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स कर देना है, इसे बोलते हैं जो उसके घटाने के बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट इज क्लियर। अब यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना है, जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि जब हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो उसको 100% स्टेटमेंट कहा जाता है। उसका रीजन बताते हैं हम क्यों, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कॉमन बेस जो होगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। तो बेटा सभी जो डेटा है हमारे पास, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जो भी आइटम है, ठीक है। यहाँ पर एक साल दूसरे साल से डिपेंड नहीं है। 2015 जो है 2016 पे डिपेंड नहीं है, 2016 जो है 15 पे डिपेंड नहीं है, इंडिविजुअली हम कर सकते हैं। तो परसेंटेज निकालनी है हमें 2015 की, परसेंटेज ऑफ 2015। इट इज क्लियर। तो बेटा इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, जो पर्टिकुलर आइटम है वो पर्टिकुलर आइटम डिवाइडेड बाय कॉमन बेस, ठीक है। पर्टिकुलर आइटम डिवाइड बाय कॉमन बेस इनटू 100। इट इज क्लियर। तो बेटा जी आपको ध्यान रखना है, पर्टिकुलर आइटम शुरू में जो हमारा 7 लाख है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 2015 के लिए वो 7 लाख ही है, ठीक है। तो 7 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100, ये आपका 100% होता है और हमेशा फर्स्ट वैल्यू जो हमारी 100% आएगी। दैट्स व्हाई कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज 100% स्टेटमेंट। इट इज क्लियर। सेकंड की बात करते हैं, पर्टिकुलर आइटम हमारा बेटा कितना है, 2 लाख है, ठीक है। और जो हमारी जो कॉमन बेस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2015 के लिए 7 लाख की रहने वाली है। 2 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100, इसकी जो परसेंटेज अगर मैं सोल्व करता हूं तो बेटा ये 14 पॉइंट समथिंग आएगी, 14.7%, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, पर्टिकुलर आइटम हमारा 9 लाख है, 9 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100। तो बेटा जी ये हमारा जो अमाउंट आने वाला है 9 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100, जो भी परसेंटेज आएगी यहाँ पर आने वाली है आपकी। अगेन 3 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ये होता है आपका 6 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100, यहाँ पर होने वाली है वैल्यू आपकी 1,80,000 अपॉन 7 लाख इंटू 100, ये होगा आपका। सिमिलरली 4,20,000, राइट, 4,20,000 अपॉन 7 लाख इंटू 100, तो ये अकॉर्डिंग टू मी 7520, 4,20,000 अपॉन 7 लाख, ये होगा आपका 7 लाख इंटू 100, तो 7 6 60%, ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह, ठीक है। ये वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन की आपकी कोई टफ कैलकुलेशन है आप इसे यूज कीजिए, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, इसी तरह परसेंटेज हमें फाइंड करनी है 2016 की। 2016 की परसेंटेज के लिए जो हमें कॉमन बेस लेना है वो लेना है ₹10 लाख, बिकॉज जो कॉमन बेस है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 2015 में वो था 7 लाख, तो कॉमन बेस था 7 लाख। आइटम जो भी चीज है उसे ऊपर रखना है, नीचे 7 लाख रखना है, इंटू 100 कर देना है। ऊपर आइटम रखना है, नीचे 7 लाख रखना है, इंटू 100। बेटा जी सिमिलरली हमें करना है 2016 में हमें परसेंटेज लेनी है। जो कॉमन बेस है यहाँ पर हमारा ₹10 लाख होगा, बिकॉज यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 10 लाख है। वही फॉर्मूला, पर्टिकुलर आइटम डिवाइड बाय कॉमन बेस इंटू 100। तो कॉमन जो हमारा कॉमन बेस है 10 लाख है, 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो 100% आता है। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा 100% आएगी। इसी वजह से कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम जो है वो है आपका 100% साइज, 100% स्टेटमेंट या 100% साइज स्टेटमेंट। इट इज क्लियर। सेकंड बात करते हैं, 3 लाख ऊपर होगा, 10 लाख नीचे होगा, इंटू 100, जो कि हमारा 30% हो जाता है। बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है ये आपकी, ठीक है। सेकंड करते हैं इसके बाद जो हमारा 13 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, जो कि 130% होता है, 130% हो जाता है। इस तरह 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, जो कि 50% हो जाता है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली 8 लाख ऊपर होगा, 10 लाख नीचे होगा। हमेशा जो सबसे डिवाइड में जो होगा कॉमन बेस जो होगा 10 लाख होगा 2016 में, बिकॉज कॉमन बेस मैंने आपको बताया था थ्योरी में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेते हैं। 2016 में जो कॉमन बेस है वो हमारा 10 लाख है, जो कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। 8 लाख ऊपर होगा, 10 लाख नीचे होगा, इंटू 100 करेंगे तो 80% इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली 2,40,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, इट इज 24%।
नेक्स्ट 5,60,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, दिस इज 56%। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो बेटा ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। बेटा यही पैटर्न होगा, एक ईयर दूसरे ईयर पे डिपेंड नहीं होगा, बस क्या होगा आइटम्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैलेंस शीट के आइटम आ जाएंगे, यहाँ पर जैसे लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, टोटल इनकम्स लिखा हुआ है, अदर इनकम लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी आइटम है यहाँ पर बैलेंस शीट के आइटम से रिप्लेस हो जाएगा। जो मेथड है करने का वो सेम है, बट आपको याद रखना है कि जो कॉमन बेस होने वाला बैलेंस शीट में वो आपका टोटल एसेट्स होगा या फिर टोटल लायबिलिटी। और आप जानते हैं कि टोटल एसेट्स की और टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू इक्वल होती है हमेशा। ठीक है, तो बस इतना सही डिफरेंस है, बाकी पैटर्न जो है करने का वो बिल्कुल सेम है। आई होप आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो गया होगा। आई एम श्योर अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, ठीक है, तो आप 3 मार्क्स अपने गोल कर चुके हैं, सिक्योर हो चुके हैं। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, बाय बाय।